Hello dear students. So beta we are discussing about chapter number 4 history the making of global world और जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें किया था पॉइंट 1.1 तक सिल्क रूट के बारे में आपको डिस्कस हमने कर लिया था, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 78 फूड ट्रेवल्स स्पैगेटी एंड पोटैटो। So as I told you that when we interlinked with many other countries then we have shared our culture and our trading। हमने चीज़ों के आदान प्रदान के साथ अपने कल्चर को भी वहाँ से अडॉप्ट किया है, अपना कल्चर उन्होंने किया, उनका कल्चर हमने किया। इसी तरह बहुत सारे फूड हैं, खाने की चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह गई हैं, ठीक है। यानी कि उनके ओरिजिनल प्लेस कहाँ हैं अब वो क्लियरली नहीं पता, ठीक है। हाँ, बट ऐसी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुरुआत में एक जगह पे नहीं थी बट आज वो हैं, अब इंडिया में हैं। आप हर सुबह आप उठ के चाय पीते हो, चाय इंडिया में शुरुआत से नहीं है, ठीक है। ये कब आई? ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इसको, ठीक है। लाल मिर्च है, आप डेली खाते हो लाल मिर्च, ये भी शुरुआती तौर पे इंडिया में नहीं थी। ये कब? इसको पुर्तगाली लेके आए। लोग तंबाकू पीते हैं, ठीक है, बीड़ी सिगरेट, तंबाकू भी पुर्तगालियों के से ही भारत में आया, ठीक है। आप पास्ता खा रहे हो, पास्ता भी कोई इंडिया में नहीं ओरिजिनेटेड है, ना ही ये इंडिया में बेसिकली पहले से खाया जाता, ठीक है। जब अरेबियन ट्रेडर्स यहाँ आते थे तो उनके द्वारा ये इंडिया में आया, क्योंकि अब वो लोग ट्रैवल करते थे लंबे लंबे, तो उनको ट्रैवलिंग में क्या चाहिए? कुछ ऐसे खाने चाहिए जो कि खराब नहीं हो। अब आप देखते हो पास्ता है, मैकरोनी है, ये क्या है? सुखाई जाती हैं पहले, और इस सूखने के बाद वो चीज़ें ख़राब नहीं होती, ठीक है। तो आप इन्हें एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं अपने साथ, और ज़रूरत पड़ने पे आप इनको खा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि ये जो एक फूड टेक्निक इस्तेमाल की गई हैं आज वो बहुत बड़े लेवल पे एज ए मतलब डिलीशियस फूड इस्तेमाल होती हैं। सो नाउ पेज नंबर 78 फूड ट्रेवल्स, यानी कि खाने ने जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया। फूड ऑफर्स मैनी एग्जांपल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। अब हर जगह का खाना अलग होता है, ठीक है, और ये भी क्या होता है? एक कल्चरल वैल्यू को दिखाता है, और फूड भी एक जगह से दूसरी जगह पर यानी कि एक कल्चरल शेयरिंग में, कल्चरल एक्सचेंज में रोल प्ले करता है। Traders and travelers introduced new crops to the lands they traveled। तो क्या हुआ है कि ट्रैवलर्स ने भी कुछ नई नई क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस कराया है, क्योंकि पहले तो हमें उनके बारे में नहीं पता होता था, बट वो जिस एरिया से आए थे हो सकता है वहाँ पे वो चीज़ उगाई जाती हो, खाई जाती हो, वो अपने साथ यहाँ भी लेकर आए, तो धीरे धीरे वो यहाँ पर भी खाए जाने लगी है। जो हमारे फूड थे वो बाहर गए तो वो वहाँ पे खाए जाने लग गए। Even ready food stuff in distant part of world might share common origin, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि इवन रेडी फूड स्टफ इन डिस्टेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन। जो रेडी फूड स्टफ है यानी जल्दी पकने वाले, जल्दी खाए जाने वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनका भी क्या है कि एक शेयर कॉमन, उनका शेयरिंग जो है, उनका जो ओरिजिन है यानी कि जहाँ से वो शुरुआत हुए हैं, हो सकता है वो उनका एक कॉमन ही प्लेस हो। टेक स्पैगेटी एंड नूडल्स। अब एग्जाम्पल लेते हैं स्पैगेटी और नूडल्स का। अब आपको होता है नूडल्स कहाँ खाए जाते हैं? चाइना में। आप तो जो चाउमीन खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, आपने तो एक या दो तरह के नूडल देखे होंगे। आप चाइना जाओ आपको कई तरह का नूडल देखने को मिलेगा, ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड दैट नूडल ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकेम स्पैगेटी। अब क्या माना जाता है? अब स्पैगेटी भी क्या होता है? एक तरह के नूडल्स इस्तेमाल होते हैं उसमें भी, ठीक है। तो माना जाता है कि चाइना से, यहाँ पे चाइना है, चाइना से वेस्टर्न पार्ट में जब नूडल्स गया तो वहाँ पे क्या बन गया? स्पैगेटी बन गया। और परहैप्स अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 5th century सिसिली एन आइलैंड नाउ इन इटली, ठीक है। और माना जाता है कि जो अरेबियन ट्रेडर्स थे वो पास्ता लेके गए होंगे कभी सिसिली यहाँ पे इटली के पास एक आइलैंड है, वहाँ लेके पहुँचे होंगे। और आज आपको पता है पास्ता जो है वो इटालियन फूड माना जाता है, ठीक है, इटालियन पास्ता सबसे अच्छा माना जाता है। अब ये माना गया कि पास्ता ओरिजिनली इटालियन नहीं है,
पास्ता तो कभी अरेबियन लोग जो है वो लेके गए होंगे, बट आज पास्ता की क्वालिटी आपको कहाँ अच्छी मिलेंगी? इटली में। बट यानी कि इटली की बजाय वो भी ओरिजिनेटेड कहाँ से है? वो भी अरब से ओरिजिनेटेड है। सिमिलर फूड वर ऑल्सो नॉन इन इंडिया एंड जापान, सो द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन में नेवर बी नोन। अब इसी तरह पास्ता इंडिया में भी है, जापान, बहुत सारे फूड्स हैं। कुछ फूड ऐसे हैं उनका ओरिजिनल प्लेस अब पता ही नहीं है कि वो कहाँ से शुरू हो होंगे, क्योंकि वो कोई उसको कहाँ से वहाँ लेके गया, वहाँ से यहाँ आ गया, इस तरह चलता रहा है। So yet such guesswork suggests the possibility of long distance cultural contact even in the pre-modern world। इसी तरह से यानी कि अब हम एक फूड को नहीं कह सकते कि वो ओरिजिनली कहाँ प्रोड्यूस किया गया होगा, ओरिजिनली कहाँ से शुरू किया गया होगा, ठीक है। Many of our common foods such as potatoes, soya, groundnut, maize, tomato, chili, sweet potato and so on were not known to our ancestor until about 5 centuries ago। Many of our foods such as potato, बहुत सारे हमारे खाने जैसे कि आलू एंड सोया, जो सोया होता है सोयाबीन, ग्राउंडनट मूंगफली, मेज़ मक्का, टोमेटो टमाटर, चिली मिर्च, स्वीट पोटैटो शकरकंदी, ये सब चीज़ें हमारे एंसेस्टर के पास नहीं थी, ये इंडिया में नहीं थी। आज से 500 साल पहले तक भी ये खाने की चीज़ें इंडिया में नहीं थी। These foods were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that would later become known as America। तो ये जो फूड थे ये पहले यूरोप में इंट्रोड्यूस किए जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से कहाँ पहुँच गया? अमेरिका पहुँच गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था अमेरिका की खोज कब हुई? 1492 में। यहाँ से एक पहले आपको बताया ना कि पहले लोगों का भ्रम क्या था, बस ये 3 ही कॉन्टिनेंट है, यही दुनिया है। तो जो यूरोपियन थे उनको ऐसे चक्कर काट के नीचे से आना पड़ता था, ठीक है। तो किसी कोलंबस ने क्या दिमाग लगाया, उसको ये तो पता नहीं था भाई इस साइड भी बहुत बड़ी दुनिया है। उसने तो सोचा ऐसे नीचे चक्कर काटने की बजाय, अर्थ तो गोल है, मैं क्या करता हूँ ऐसे वेस्टर्न साइड में जाता हूँ तो यहाँ से ऐसे निकल के इंडिया पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो ये चक्कर लगाने की बजाय ऐसे सीधा सीधा पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो उसने ये अंधेरे में एक तीर मारा था उसने, तो वो यहाँ से चला, चलते चलते बहुत दिन लग गए, 2 महीने हो गए चलते हुए, ज़मीन ही नहीं दिखी कहीं पे। बीच में यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको पता है अटलांटिक ओशियन है। तो चलते चलते वो यहाँ फिर एक जगह पर पहुँचा जिसको कि आज सैन सैल्वाडोर कहते हैं, अमेरिका का पार्ट है। तो उसने तो वो तो इंडिया आने के लिए चला था, उसने सोचा लो जी आ गया इंडिया, पर वो तो इंडिया नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कॉन्टिनेंट हैं तब हमें पता लगे थे। तो यहाँ पे जो फूड खाए जाते थे उनको फिर कोलंबस के थ्रू यहाँ यूरोप में उनको इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर वो यूरोप से इंडिया आ गए, अदर अफ्रीका में चले गए, इस तरह से वो अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में गए। Here we will use America to describe North America and South America and the Caribbean। हम नॉर्थ अमेरिका को भी, साउथ अमेरिका को भी और कैरेबियन, यहाँ पे भी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ किनको बोलते हैं? यहाँ छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज़ हैं बीच में, यहाँ पर जो सी है उसको कैरेबियन सी कहते हैं। तो कैरेबियन सी में जो छोटी छोटी कंट्री हैं जैसे कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो है, जमैका है, डोमिनिका है, हैती, ठीक है, इनको कैरेबियन कंट्रीज़ बोलते हैं, जिनको मिला के वेस्ट इंडीज़ बनती है। तो हम उन तीनों को ही क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे अमेरिका बोल रहे हैं। इनफैक्ट मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड केम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल इनहैबिटेंट द अमेरिकन इंडियंस। तो बहुत सारे तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि ओरिजिनली हमें अमेरिका से मिली थी। सो समटाइम द न्यू क्रॉप कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। अब कई बार तो क्या होता है कि कुछ फूड इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो कम्युनिटी उन पर डिपेंड हो जाती है, ठीक है, जीने मरने का एक क्या हो जाते हैं सहारा। अब मान लो हम लोग हरियाणा में रहते हैं, हम लोग क्या खाते हैं? गेहूँ, अनाज की रोटी खाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट करो अनाज ख़राब हो गया सबका, तो आप सोच के देखो हम लोग बाकी क्या चीज़ें, हम लोग बाकी कुछ तो उगाते ही नहीं हैं, तो सर्वाइव करने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा हमें। तो इसी तरह हर एरिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की फसलें उगाई जाती हैं। सो यूरोप्स पुअर
began to eat better and live longer with the introduction of the humble potato। अब यूरोप जो था ये पहले बहुत गरीब था, इनके पास खाने के भी ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। तो जब अमेरिका से इनका कांटेक्ट हुआ, कोलंबस ने जब इसको इन्वेंट कर मतलब पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया, तो पोटैटो जब यहाँ यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ, पोटैटो जब यूरोप में आने लग गया, फिर यूरोप में भी पोटैटो उगाया जाने लगा, तो वहाँ के लोगों को एक सस्ता और अच्छा खाने की चीज़ मिल गई, ठीक है। तो आप देखो, हम लोग भी, आप देखो इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिसमें हम लोग आलू डालते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी सब्जी हो, आलू का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि एक तो सस्ता है, साइज़ बड़ा होता है, यानी कि अगर मान लो एक परिवार का सब्जी बनाना है 3-4 आलू में काम चल जाएगा, ठीक है। तो यूरोपियंस की तो लाइफ बन गई थी आलू के दम पे ही, पोटैटो के बेस पे ही, क्योंकि उनको सस्ता और अच्छा खाने का एक फूड मिल गया था। Ireland's poorest peasant became so dependent on potatoes that when disease destroyed the potato crop in the mid-1840s, hundreds of thousands died of starvation, ठीक है। तो आपको बताया पोटैटो पे वो इतना डिपेंडेंट हो गए क्योंकि सस्ता और अच्छा खाने का सोर्स था, और यूरोप के बहुत सारे पार्ट में पोटैटो की जो खेती है वो बड़े लेवल पे होने लगी। इवन यूरोप के बहुत सारे पार्ट तो पोटैटो पे ही डिपेंडेंट हो गए, जैसे हम हरियाणा के लोग गेहूं पे हैं, वीट पे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है ये आयरलैंड। अब यहाँ के लोग तो पोटैटो पे इतने डिपेंडेंट हो गए थे कि मिड-1840s में यहाँ पे अकाल पड़ गया और बीमारी की वजह से आलू की फसल ख़राब हो गई, और आलू की फसल ख़राब होने की वजह से 10 लाख लोग यहाँ पे मारे गए भूख की वजह से, क्योंकि क्या हो गया, वो डिपेंडेंट थे पोटैटो पे ही, पोटैटो बीमारी की वजह से वहाँ पे ख़राब हो गया, ठीक है। तो यानी कि कई बार हम किसी फूड पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। आपको साइड में एक पिक्चर है, इस पिक्चर में क्या दिखा रही है, एक लेडी है, वो ज़मीन में ऐसे खुदाई कर रही है, क्या ढूंढ रही है, क्या शायद उसको कुछ आलू मिल जाए, उसके बच्चे उसके साथ काम कर रहे हैं। नीचे उसकी डिटेल लिखी हुई है, आप पढ़ो डिटेल। द आयरिश पोटैटो फेमाइन इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1849, ये मतलब पिक्चर लगी हुई है आज वहाँ म्यूज़ियम में लंदन के अंदर। हंग्री चिल्ड्रन डिगिंग फॉर पोटैटो इन ए फील्ड दैट हैज़ ऑलरेडी बीन हार्वेस्टेड होपिंग टू डिस्कवर सम लेफ्ट ओवर, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, आलू की फसल किसान ने वहाँ से काट ली है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, खेत में ढूंढ रहे हैं कि शायद कुछ बचा हुआ आलू मिल जाए, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ के इलाकों में क्या होता है, गाँवों में जब गेहूं की फसल काट ली जाती है तो कुछ गरीब लोग जो होते हैं वो खेतों में छोटी छोटी जो बालियां गिर जाती हैं जब हाथ से कटाई होती है या वैसे भी, तो उनको वहां से वो उठाकर ले आते हैं। तो इसी तरह ये भी कोशिश कर रहे हैं कि चलो किसान ने तो काट ली, वो कोशिश कर रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं कि शायद उन्हें कुछ आलू यहाँ से मिल जाए। सो ड्यूरिंग द ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमाइन 1845 to 1849 अराउंड 10 lakh people died of starvation in Ireland and double the number emigrated in search of work। तो लगभग 10 लाख लोग तो मारे गए थे और इससे डबल लोग क्या कर गए, वो जगह छोड़ के चले गए, कहीं नई जगहों पे चले गए काम की तलाश में, ठीक है। तो इतना फ़र्क डाल देता है कई बार फूड। अब आता है कॉन्क्विस्ट, डिसीज़ एंड ट्रेड, यानी कि अदर कंट्रीज़ में जाना, उनको जीतना, वहाँ की वेल्थ पे कब्जा करना, ठीक है, बीमारियाँ, ट्रेडिंग, वो सारी बातें। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1.3, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड shrank greatly in 16th century after European sailor found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America। तो मैंने आपको बताया कि क्या हुआ, पहले तो हम लोग सिल्क रूट के थ्रू इन हिस्सों में ट्रेडिंग करते थे, नॉर्दर्न अफ्रीका तक ट्रेडिंग हो जाती थी, चाइना के साथ ट्रेडिंग थी, ठीक है। यानी कि ये हिस्सा आपस में लिंक था, बट अमेरिका के साथ कोई लिंकिंग नहीं थी। तो हुआ क्या, पहले तो यहाँ पुर्तगाल से, ठीक है, पुर्तगाल से क्या हुआ कि 1498 में इंडिया में कौन आया, वास्को डी गामा, ठीक है। और इसके बाद कोलंबस जो था, कोलंबस ने क्या किया, अमेरिका की खोज की थी, ठीक है।
तो कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर कर दिया। हालांकि हुआ क्या था, आपको बताया कि यूरोप में गरीबी बहुत थी। यूरोपियन गरीबी की वजह से क्या थे कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स काफ़ी रहती थी। तो अब क्या किया, यूरोपियन सेलर्स ने, जो वहाँ के नाविक थे, उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाने शुरू कर दी। तो यहाँ के सेलर्स जैसे अफ्रीका तक आ जाते थे इन हिस्सों तक, अब उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखानी शुरू कर दी और वो निकल पड़े दूर दूर तक। ठीक है। अच्छा, पहले बेटा क्या होता था, पुराने टाइम में एक ऐसी थिंकिंग थी, एक ऐसी अफवाह थी कि ये अर्थ गोल नहीं है, ये अर्थ तो चपटी आगे से, ऐसे आगे जाके ऐसे बिल्कुल खड़ी है ऐसे। तो नाविकों को, सेलर्स को क्या लगता था, अगर तुम ज़्यादा दूर तक निकल गए और आगे वो पॉइंट आ गया जहाँ पे अर्थ ख़त्म होती है तो तुम एकदम से गिर जाओगे, ऐसी एक थिंकिंग थी। तो स्पेन का एक मैगलन नाम का पर्सन था, उसने पूरी अर्थ का चक्कर काट दिया। उसने प्रूव कर दिया कि अर्थ इज़ राउंड, अर्थ तो गोल है। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे सेलर्स थे उसी ड्यूरेशन में, उससे पहले भी उससे बाद भी, जिन्होंने लंबी लंबी ट्रैवलिंग की। जैसे वास्को डी गामा इंडिया तक आया, कोलंबस अमेरिका तक गया, फिर बहुत सारे लोग इन हिस्सों में गए। फिर तो क्या हुआ, होड़ मच गई एक। ठीक है, यूरोपियंस के अंदर नई नई जगह तलाश करने की। और होड़ भी क्या मच गई, यूरोप कंट्रीज़ के जो राजा होते थे उन्होंने ये छूट दे दी, भाई जो बंदा जिस नए एरिया को सर्च करेगा वो उस एरिया का गवर्नर होगा, वहाँ के रिसोर्सेज जो है वो यूज़ कर सकता होगा, एक तरह से वहाँ का राजा बना दिया जाएगा। इस चक्कर में लोग जो थे वो एनकरेज हो के दूर दूर तक निकल गए नई नई ज़मीनों की तलाश करने में। तो किसी ने अमेरिका ढूंढ लिया, कोई इंडिया आ गया, कोई ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच गया। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एबेल तस्मान और कैप्टन कुक था। कैप्टन कुक जो था उसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का सी रूट ढूंढा था। तो इस तरह से क्या हुआ, ड्यूरिंग 16वीं सेंचुरी, 16वीं शताब्दी तक तो क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड के जो कॉन्टिनेंट थे वो ढूंढ लिए गए, उनके रास्ते ढूंढ लिए गए। अब आना जाना जो था वो फ्रीली हो गया, क्योंकि रास्ते पता लगे, फ्रीली आ जा रहे हैं अब तो। ठीक है। For centuries before, the Indian Ocean had known a bustling trade with goods, people, knowledge, custom, etc. crisscrossing its water. ठीक है। तो पहले क्या होता है कि सेंचुरी बिफोर यानी शताब्दियों पहले ही क्या होता था, जो इंडियन ओशियन था, ठीक है, स्पेशली ये पार्ट, ये इंडियन ओशियन है, तो ये पार्ट ट्रेडिंग का एक हब था, क्योंकि इंडिया से अफ्रीका के इन पार्ट्स में और अरेबियन पार्ट्स में, इन हिस्सों में एक अच्छी खासी ट्रेडिंग जो है वो चलती रहती थी। ठीक है। बट दूर तक के ज़्यादा लिंक नहीं थे। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेंट्रल टू दीज फ्लोज एंड अ क्रूशियल पॉइंट इन देयर नेटवर्क्स। और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था तो उसका एक अच्छा खासा फ्लो था, क्योंकि इंडिया इस पार्ट के किस में पड़ता था, बिल्कुल मिड सेंट्रल लोकेशन पे। तो इंडिया के लिए ये पार्ट में ट्रेडिंग करना भी आसान था, इंडिया के लिए ये पार्ट में ट्रेडिंग करना भी आसान था। तो इस पार्ट में ट्रेडिंग में इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट मिलता था। The entry of the European helped expand or redirect some of these flows toward Europe. तो जब यूरोपियंस ने ये रास्ते ढूंढ लिए, यूरोपियंस आना शुरू हो गए, तब वो फ्लो जो था यूरोप की तरफ भी बढ़ गया। Before its discovery, America had been cut off from regular contact with the rest of world for millions of years. अब अमेरिका, कोलंबस के पहुंचने तक तो अमेरिका के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और ये मिलियंस ऑफ ईयर तक बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट से कटा हुआ रहा है। किसी को कोई जानकारी नहीं थी इसकी, सिर्फ जो यहाँ पे ही लोग रहते थे उन्हीं को ही पता था, बस वही वहाँ पे लोग रहते थे। यानी इन हिस्सों को, यानी हमें उस पार्ट की कोई जानकारी नहीं थी। But from 16th century, its vast land and abundant crop and mineral began to transform trade and lives everywhere. पर जब ये यूरोपियंस के कांटेक्ट में आए, यूरोपियंस ने क्या किया, पहले तो इन इलाकों पे कब्जे किए, यहाँ के लोगों को या तो हरा के दास बना लिया गया, गुलाम बना लिया, या उनको मार दिया गया। बहुत सारे अमेरिकन्स को यूरोपियंस ने मारा था। ठीक है। Precious metal, particularly silver from mines located in present-day Peru and Mexico, was enhanced Europe's wealth and finances trade with Asia.
साउथ अमेरिका में यहाँ एक कंट्री है पेरू, इन हिस्सों में यहाँ पे पेरू नाम का एक देश है। ये यूएसए से नीचे है मेक्सिको, ठीक है। तो पेरू और मेक्सिको में चांदी की खदानें थी, तो यहाँ से बहुत बड़े अमाउंट में चांदी निकलती थी। वो जो सिल्वर यूरोपियंस ने क्या किया, अपने यूरोप में ले गए, जिससे उनको ट्रेडिंग इंडिया एंड अदर पार्ट से ट्रेडिंग करने में हेल्प मिलता था। क्योंकि क्या होता था, यहाँ से वो चांदी लेते, वो सोने चांदी से इंडिया एंड चाइना से सामान खरीदते थे और उसको यूज़ करते थे। So legend spread in 17th century Europe about South America favored wealth। और यूरोप के अंदर देखो क्या बोलता है, legend spread in 17th century Europe about South America's favored wealth। उस टाइम पे यूरोप के अंदर एक ऐसा हवा बन गया, ऐसी कहानियाँ सुनाई जाने लगी थी यूरोप के अंदर लोग एक दूसरे को, कि वहाँ एक नया कॉन्टिनेंट मिला है अमेरिका नाम का। वहाँ पे शहर के शहर सोने के हैं, जैसे लोग अपने गांव में नहीं होता, लोग बैठे हैं और कहानियाँ सुना रहे हैं, ठीक है, राजा महाराजाओं की, वहाँ ऐसा था वैसा था। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे लोग एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते थे। कैसी, कि अमेरिका में तो शहर के शहर हैं सोने के, इतना सोना है वहाँ पे। तो लोगों को लगता था अच्छा इतना सोना है तो चलो हम भी ले आते हैं। तो इस वजह से यूरोप के बहुत बड़ी अमाउंट में लोग क्या हुए, अमेरिका के अंदर आए। किस चक्कर में, सोना चांदी लाने के लिए, ठीक है। सो मैनी एक्सपीडिशन सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल डोराडो, द फेबल सिटी ऑफ गोल्ड। यहाँ पे एक शहर है एल डोराडो ब्राज़ील में, तो उसके बारे में तो ऐसा कहा जाता था वो सारा शहर ही सोने का है। चलो, तो बहुत सारे लोग आए यहाँ पे वो सोना लेने के लिए, ढूंढने के लिए। The Portuguese and Spanish conquest, the colonization of America was decisively underway by the mid 16th century। तो स्पेशली यहाँ पर ये है पोर्तुगाल, यहाँ पर ये है स्पेन। स्पेन और पोर्तुगाल के जो पर्सन्स थे वो स्पेशली अमेरिका के कॉन्केस्ट में जा लगे, यानी वो अपने जहाज़ भर भर के लेके गए, ठीक है, यहाँ के लोगों को। अच्छा, एक चीज़ ये भी थी, अमेरिका के जो ओरिजिनल लोग थे पहले वाले, वो बड़े अच्छे लोग थे, बड़े प्यारे लोग थे। उन लोगों ने तो इनका स्वागत किया बल्कि, और वो इतने साफ दिल के लोग थे कि अगर ये इनको कंच का टुकड़ा देते थे तो वो खुश होकर सोना दे देते थे। उनके लिए सोने की कोई वैल्यू ही नहीं थी, ठीक है। उनके पास बल्कि आयरन नहीं था, लोहा नहीं था, लोहे के एक चाकू के बदले वो बहुत सारा सामान दे देते थे इनको। तो बट यूरोपियंस ने उनके साथ धोखेबाजी किया, पहले उनके साथ मिले, उन्होंने तो बल्कि वेलकम किया, यूरोपियंस को सोना चांदी ढूंढने में हेल्प किया, ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट में खदानों में उनके लिए काम भी किया। बट यूरोपियंस ने बदले में क्या किया, उन्हीं को मारा, ठीक है, उन्हीं को पूरे के पूरे गांव मार दिए जाते थे, शहर के शहर मार दिया जाता था पूरा। So European conquest was not just a result of superior firepower. In fact, the most powerful weapon of Spanish conqueror was not a conventional military weapon at all. पर ऐसा नहीं कि स्पेनिश, अब ये स्पेन छोटा सा देश के लोग हाथ मार के कितने 3 जहाज भर के बंदे चले गए होंगे, 4 जहाज चले गए होंगे, उन्होंने इतनी बड़ी आबादी को हरा कैसे दिया, इतने बड़े कॉन्टिनेंट के जो लोग थे सबको इतनी आसानी से कैसे जीत लिया। अब दैट वाज नॉट ए मिलिट्री पावर, ठीक है, दैट वाज नॉट, दोज कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट बेस्ड ऑन मिलिट्री पावर, वो कोई ऐसे हथियारों के दम पे लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, ठीक है। इट वाज द जर्म्स सच एज दोज ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट दे कैरीड ऑन देयर पर्सन। तो वो जीत उनको कैसे मिली थी, वो जीत मिली थी जर्म्स के थ्रू, कीटाणुओं के थ्रू, ठीक है, जो कि उनके लोगों के साथ वहाँ पर पहुँची। कौन सा जर्म, स्मॉल पॉक्स का, चेचक का, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेड हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिसीज दैट केम फ्रॉम यूरोप, स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलर अब प्रूव्ड अ डेडली किलर। तो अब ये जो लोग थे अमेरिका के, मिलियंस ऑफ ईयर तक इनका इन लोगों से कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। तो जो यहाँ के जर्म्स थे, बीमारियाँ थी, वो बीमारियाँ इन लोगों को नहीं थी, ना इनको पता था। तो जब यहाँ के स्पेन के लोग इन हिस्सों में गए तो स्पेनिश लोगों को चेचक हो जाती थी, ठीक है,
तो अब चेचक होती रहती थी इस एरिया में नॉर्मली, तो लोगों की बॉडी में इम्यूनिटी भी थी। जो डिसीज़ एक बार होता है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी उसका एंटीबॉडी तैयार कर देती है, ठीक है। तो इनके पास तो इम्यूनिटी भी थी, दवाइयाँ भी थी थोड़ी बहुत, बट अमेरिका के लोगों के पास तो चेचक उन्होंने देखा ही पहली बार था, उनकी बॉडी को आदत ही नहीं थी वो बीमारी देखने की, ठीक है। तो उनके बॉडी में ना इम्यूनिटी थी ना दवाइयाँ थी, तो एक बार चेचक फैलती पूरा का पूरा गांव एक दूसरे को ऐसे फैल जाता था टच होके या किसी अदर वे से, तो इलाज उनके पास था नहीं, ना इम्यूनिटी थी, जल्दी मर जाते थे वो। तो इस तरह से पूरे की पूरी कम्युनिटी की कम्युनिटी ख़त्म हो जाती थी जिस एरिया में एक बार स्मॉल पॉक्स फैलता था। वंस इंट्रोड्यूस स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट, एक बार जैसे ये वहाँ पहुँचा अमेरिकन कॉन्टिनेंट में स्मॉल पॉक्स, तो फैलता ही चला गया। So ahead even of any European reaching there, it killed and decimated whole communities, paving the way for conquest. तो क्या होता था कि वहाँ बीमारी पहुँची, कई जगह तो ऐसी थी जहाँ पे अभी तक यूरोपियन पहुँचे भी नहीं थे, पर वो बीमारी वहाँ पहुँच गई थी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उसकी वजह से वो लोग अपने आप ही या तो मारे गए या लायक नहीं रहे, तो इससे यूरोपियनों का जो जीत का रास्ता था वो आसान हो गया, ठीक है। उन्हें हथियारों से तो लड़ना ही नहीं पड़ा, उनके जो वहाँ राइवल थे वो तो बीमारी की वजह से अपने आप ही मरते चले गए। सो नेक्स्ट, गन्स कुड बी बॉट और कैप्चर्ड एंड टर्न्ड अगेंस्ट द इन्वेडर्स। हाँ, अगर वो लड़ाई बंदूकों के सहारे होती, तलवारों के सहारे, हालांकि चलो उन्होंने तलवारें भी यूज़ की, बंदूकें भी यूज़ की, लोगों को मारा, पर चलो तलवार बंदूक तो एक बार मान लो सामने ज़्यादा अमेरिकन है और इधर कम यूरोपियन है, तो कुछ बंदूकें वो छीन भी सकते थे, उल्टा उन पे चला सकते थे, बट बीमारी का क्या करते वो, उनके पास उसका कोई एंटीडोट ही नहीं था। बट नॉट डिसीज सच ए स्मॉल पॉक्स टू विच द कॉन्करर्स वर मोस्टली इम्यून, ठीक है। बड़ी बीमारी का तो कुछ नहीं कर सकते थे, और बीमारी अगर वो उल्टा यूरोपियन पे फेंकते तो उनके पास तो इम्यूनिटी थी, ठीक है। वो थोड़ा बहुत चेचक तो उनको असर भी नहीं करता था, बट अमेरिकन्स के पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी, वो तो हल्का सा चेचक लगा नहीं और मर जाते थे। अंटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर वर कॉमन इन यूरोप, ठीक है। तो 19th सेंचुरी तक भी यूरोप के अंदर गरीबी, भूखमरी आम बात थी। यूरोप की जो हालत है, आज तो यूरोप बहुत रिच है, आप देखो यूरोप का हर बंदा ऐसे कोट पैंट डाल के घूमता है, बट ये 200 साल पहले तक भी वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, उनके पास भूखमरी थी, गरीबी थी, ठीक है। सिटीज़ वर क्राउडेड एंड डेडली डिसीज वर वाइड स्प्रेड, शहर बड़े बड़े थे, भरे हुए थे, बीमारियाँ फैली रहती थी, इंडस्ट्री थी वहाँ पे, पर इंडस्ट्री की वजह से भी इतना धुआं उड़ता था कि हवा वहाँ की बहुत ख़राब हो गई थी। रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन, धार्मिक दंगे होते रहते थे, एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वर परसिक्यूटेड, और रिलीजियस बेस पे लोगों को मार दिया जाता था। थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका, तो इस वजह से बहुत सारे यूरोपियन लोग तो क्या हो गए, मान लो मैंने वहाँ पे किसी ने कुछ धर्म के अगेंस्ट कह दिया, उसको ऑर्डर हो गया मारने का, तो क्या हुआ, भाग लिया वहाँ से, ठीक है। भाग लिया क्या, कोई अमेरिका जहाज़ जा रहा हो उस पर चढ़ गया, किसी तरह अमेरिका पहुँच जाते। तो इस तरह से बहुत सारे लोग, कुछ तो भूखमरी की वजह से काम की तलाश में अमेरिका आ गए, कुछ लोग ऐसे एक मतलब मौत से बचने के लिए भाग भाग के अमेरिका आ गए, कुछ ऐसे होप में भाई हमें यहाँ से बेटर मिलेगा, ठीक है, इस चक्कर में अमेरिका है। और कुछ वो जो वहाँ पे ऐसे कहानियाँ चलती थी, भाई वहाँ तो इतना सोना है, इतना चांदी है, तो उस वजह से अमेरिका में आ गए। So thousands therefore fled Europe for America. Here, by the 18th century, plantation worked by slave captured in Africa were growing cotton and sugar for European market. ठीक है। और उस टाइम पे क्या होता था, यूरोपियंस ने अमेरिका में कब्जे तो कर लिए थे, बट यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी वो मर गई थी काफ़ी, ठीक है। तो उनको लेबर की ज़रूरत थी, तो उसके लिए क्या किया जाता था, अफ्रीका से यहाँ इन हिस्सों से गुलाम खरीदे जाते थे, स्लेव। तो वो गुलाम खरीद के यहाँ पर उनसे प्लांटेशन कराई जाती थी, खेती कराई जाती थी,
ठीक है। तो उसमें वो शुगर केन प्रोड्यूस कराते थे, कॉटन कराते थे, टी करवाते थे, कॉफ़ी, मैनी अदर प्लांटेशन वर्किंग होता था। फिर वो जो प्रोडक्शन है यहाँ से यूरोप भेजा जाता था। So until well into the 18th century, China and India were among the world richest country। तो उस पीरियड तक भी, यानी आज से 200 साल पहले तक भी चाइना और इंडिया ये दो वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री थी, अमीर कंट्रीज थी। They were also pre-eminent in Asian trade, however from the 15th century China is said to have restricted overseas contact and retreated into isolation। तो 15th सेंचुरी तक तो मैंने आपको पहले बताया था इंडिया और चाइना का ही बोलबाला था अदर ट्रेडिंग में, इन एरिया में जो ट्रेडिंग होती थी। बट 15th सेंचुरी के बाद चाइना ने अपने आप को थोड़ा कम कर लिया। उसने जो ओवरसीज ट्रेडिंग थी, यानी कि जो अदर पार्ट्स में, अदर कंट्रीज़ में जो माल भेजा जाता था वो भेजना कम कर दिया। अपने जो अदर लिंक्स थे वो कम कर लिए, ठीक है, यानी बस अपने अपने में ही वो सीमित रहने लग गए थे। तो इसकी वजह से उनका जो ट्रेड था वो कम हो गया। ऐसे में इंडिया की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई। फिर चाइनाज रिड्यूस्ड रोल एंड राइजिंग इंपॉर्टेंस फॉर अमेरिका ग्रेजुअली मूव्ड द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड। अब इधर से चाइना ने तो अपना रोल कम कर लिया, उसी ड्यूरेशन में यूरोपियंस ने नए ठिकाने कहाँ ढूंढे, अमेरिका में। तो इसलिए अब जो ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी होने लग गई वो कहाँ होने लग गई, अमेरिका में होने लग गई। तो एक ट्रेडिंग का जो हब था वो चाइना से, इंडिया से शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, वो अमेरिका में चला गया। सो यूरोप नाउ इमर्ज एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो यूरोप क्या था, यूरोप अब वर्ल्ड ट्रेड का एक सेंटर बन गया, क्योंकि यूरोपियंस ने यहाँ अमेरिका पे भी कब्जा किया हुआ था, यूरोपियंस ने अफ्रीका के भी बहुत सारे कंट्रीज़ को अपना गुलाम बनाया था, यूरोपियंस ने ही इंडिया, चाइना एंड ये जो पार्ट हैं इन हिस्सों पर भी कब्जा था। एक टाइम पे तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने मोस्ट ऑफ वर्ल्ड को अपने गुलामी में रखा। तो इन एरियाज़ के जो रिसोर्सेज होते थे उन रिसोर्सेज को यूरोप के लिए यूज़ करते थे। माल तैयार करके यूरोप आता था, प्रोडक्शन के बाद वो बेचा जाता था अदर पार्ट में। तो इस वजह से यूरोप का जो वेल्थ है वो बढ़ता ही चला गया, ठीक है। तभी तो ये जो यूरोप ने तरक्की की है ये लास्ट 200 ईयर्स में हुई है। और 200 ईयर्स तक तो यहाँ कुछ नहीं था, गरीबी भुखमरी थी यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा आज हम करेंगे इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।